आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक का दिसंबर 2020 का अतिरिक्त अंक पढ़ेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि मेरा जो फोकस है वो झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की आगामी परीक्षा या किसी भी जो राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होगी और यदि दिसंबर से यदि प्रश्न आएंगे इस अतिरिक्त अंक से तो निश्चित रूप से उसके लिए लाभ होगा। यूपीएससी के लिए फोकस करके मैंने इसको नहीं बनाया है। हाँ, उसमें जितने भी अंडरलाइन किया हुआ है सारे अंडरलाइन को पढ़ने से वो यूपीएससी के दृष्टिकोण से तैयारी अच्छी हो जाएगी, लेकिन मैं इसमें हाईलाइट उसी को करूँगा जो वास्तव में पीसीएस के लिए मतलब कि किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के लिए वरदान साबित होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम में कि कोरोना के प्रति सचेत रहने का देशवासियों से प्रधानमंत्री का आह्वान। इस टॉपिक में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ा जाना चाहिए, तो इस टॉपिक को पूरी तरह से ऐसे आप स्किप कर सकते हैं। ध्यान रहे मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन एक बार आपको पढ़ना चाहिए। हालांकि इस टॉपिक को आप पढ़े बिना काम चला सकते हैं, लेकिन जो अन्य टॉपिक होंगे जिसमें वो इम्पोर्टेंट होगा तो उसको आपको पूरा पढ़ना है, ना कि आपको एक पॉइंट फॉर्म में जैसे कि कोई सिनॉप्सिस बना करके एक दो लाइन में लिख देता है। जैसे कि अगला टॉपिक है कि रेज 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्चुअल सम्मेलन। ठीक है, ये पहली बार ही हुआ है और भारत में इसका ये होना था, लेकिन ये ऑनलाइन हुआ, तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको इसके सारे चीज़ें पढ़नी चाहिए, आपको एक प्रतियोगिता दर्पण रखना चाहिए और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात इस टॉपिक में होगा वही मैं बताऊंगा। और आपको उसमें पढ़ना चाहिए पूरा उसको, तब आपको बेहतर दिमाग में आएगा। और चाहे तो यदि आप बहुत ही उस तरह से यदि तेज-तर्रार हैं तो आपको जो इस टॉपिक में याद रखना मैं उसको बता रहा हूँ। मतलब कि जो रेज है उसमें केवल आपको उसका फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, रिस्पॉन्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म रखना है। और दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि ये पहले वैश्विक सम्मेलन था हुआ था। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जा सकने वाले व्यय की अधिकतम सीमा में 10% की वृद्धि हुआ। तो इस टॉपिक में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें ध्यान रखना ये है कि लोकसभा चुनाव के लिए, ठीक है, उसमें से 20 बड़े राज्यों और दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, 70 लाख से बढ़ाकर जो इसको खर्च करने की सीमा 77 लाख कर दी गई है। और विधानसभाई क्षेत्र में इसे 28 लाख से बढ़ाकर 30.80 लाख कर दी गई, मतलब 30,80,000 कर दिया गया। ध्यान रखना, पूर्वोत्तर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वहाँ लोकसभा के लिए 54 लाख से बढ़ा करके 59.40 और विधानसभा के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 22 लाख। इसको आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है लोकसभा आयोग के एग्जाम में। अगला टॉपिक है नौसैनिक युद्धाभ्यास के तहत एंटीशिप मिसाइल दागकर नौसेना ने पुरानी जंगी जहाज डुबाया। केवल इसमें इतना याद रखना है कि एंटीशिप मिसाइल जो है उसका नाम INS प्रबल है। क्वेश्चन पूछेगा नौसैनिक युद्धाभ्यास के तहत हाल में किस एंटीशिप मिसाइल ने नौसेना के पुराने जहाज को मार डुबाया, जो भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो एंटीशिप मिसाइल INS प्रबल, इतना ही याद रखना है आपको। अगला है कि K-15 मिसाइल की जमीनी संस्करण शौर्य का परीक्षण। ध्यान रखें, शौर्य का परीक्षण, इसमें मैंने फिर अभी बताया था कि जितने अंडरलाइन होगा यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो पढ़ेंगे, उसके लिए वरदान साबित होगा और उसको पढ़ना ही है उतना। लेकिन जो केवल राज्य लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी राज्य का, तो उसके लिए जितना ज़रूरत है मैं उतना बता रहा हूँ ताकि आपको इसमें भटकाव ना हो। तो K-15 मिसाइल के जमीनी संस्करण शौर्य का परीक्षण, केवल इतना जानना है कि यह K-15 मिसाइल का जमीनी संस्करण है शौर्य, ठीक है। और इसमें आपको K-15 का तो आपको याद होगा कि K-15 जिसको सागरिका भी बोलते हैं, इसमें कई बार कई स्टेट पीसेस में आ चुका था इससे पहले। तो शौर्य क्या है कि K-15 मिसाइल का ये जमीनी संस्करण है। उसी प्रकार देखिए अगला टॉपिक है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, स्मार्ट का सफल परीक्षण। यानी कि स्मार्ट का आपको फुल फॉर्म जानना चाहिए, ठीक है। ये देखिए स्मार्ट है तो इसका क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट का। और ये युद्धपोतों पर तैनात किया जा सकता है, ठीक है।
मतलब कि सूर्य जो है K-15 का जमीनी संस्करण है और ये जो समुद्र में स्मार्ट को युद्धपोतों में तैनात किया जाएगा। और उसी प्रकार अभी देखेंगे हम उसको कि जहाज़ों में रुद्रम को, जो मिसाइल जो होगा रुद्रम, ये जहाज़ों में ही किया जाएगा। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण हो गया और इसे सुखोई MK विमान से में भी इस लगा करके इसको परीक्षण किया जा सकता है। मतलब 3 मिसाइल, एक सूर्य जो है जमीनी संस्करण, स्मार्ट जो है युद्धपोतों पर यानी समुद्री, और रुद्रम जो है हवाई जहाज से होगा। अगला है सतह से सतह मार करने वाला पृथ्वी 2 मिसाइल। तो पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में आपको जानना है, ये इससे बहुत पुराना है, हमेशा पूछते रहा है, बहुत पुराना है, ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के तहत है। तो पृथ्वी 2 क्या है मिसाइल है, कोई बात नहीं। एक जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नौसैनिक पोत से परीक्षण हो गया, मतलब जमीन संस्करण। ये देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल जो है, इससे पहले जो हम जनवरी वाला में पढ़े थे, तो ब्रह्मोस क्या है कि भारत की पहला क्रूज मिसाइल है। ये क्रूज देख रहे हैं, एकमात्र क्रूज मिसाइल जो है ब्रह्मोस है। मतलब कि क्रूज मिसाइल का मतलब ये होता है कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल 2 प्रकार का होता है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को जैसे कि एक ठोस ईंधन की तरह होता है कि उसको एक बार हिट कर दिया गया तो वो जिस टारगेट पे हम लक्ष्य लगाते हैं वहीं जाके गिरेगा, या अगल बगल कहीं भी गिर सकता है, उस पर कंट्रोल नहीं होता। एक बार परीक्षण कर देने से उस पर हमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो जाके ही रहेगा, जहाँ जाएगा जाएगा। लेकिन क्रूज मिसाइल क्या है कि एक लिक्विड ईंधन की तरह है। जैसे सपोज कीजिए कि एक ठोस फड़का फोड़ते हैं तो एक रॉकेट को छोड़ते हैं तो जाके आकाश में जाके फूट ही जाता है, रोक नहीं पाते हैं। लेकिन एक जो लिक्विड वाला है, जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं या कोई भी 4 व्हीलर चलाते हैं तो उसमें लिक्विड धीरे धीरे चलता है, इसलिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी प्रकार क्रूज मिसाइल एकमात्र ब्रह्मोस है जिस मिसाइल को हम सेकंड बाय सेकंड उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम चाहे तो उसको किसी टारगेट पर मार सकते हैं, उसको वहाँ से दाएं बाएं घुमा सकते हैं, उसको फिर पीछे हम वापस ला सकते हैं अपने स्थान पर। मतलब पूरा कंट्रोल होता है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, तो ये तो इसके पिछले वाला जनवरी में हम डिटेल से पढ़े हैं। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल का हो गया कि अब जो ये है कि नौसैनिक पोत से भी परीक्षण हो गया है, यानी अब इसके बाद मतलब जमीन हो गया, युद्धपोत हो गया, विमान हो गया, हर जगह से इसका परीक्षण सफल हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट ब्रह्मोस मिसाइल रहा है और ये अब तक हर एग्जाम में अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जनवरी में इस पर एक टॉपिक था, उसमें पढ़ाया जा चुका है, उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। और उसी प्रकार ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है नाग है, मतलब टैंक को जो ये करने वाला नाग कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि केवल इतना ही जानना है कि क्या है कि एंटी टैंक मतलब ये मिसाइल है नाग। इसके लिए कहा गया कि ये फायर एंड फॉरगेट, मतलब दागो और भूल जाओ कि मतलब कि इतना शक्तिशाली है कि दागो और भूल जाओ। ध्यान रखिए ये फायर एंड फॉरगेट मतलब दागो और भूल जाओ की जो सबसे पहले जो उपलब्धि मिली थी यही ब्रह्मोस मिसाइल को ही मिली थी। उसके लिए भी यही बात कहा जाता है कि फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। अगला है कि भारतीय नौसेना में नया युद्धपोत INS कवरत्ती को शामिल किया गया। केवल इतना इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में किस युद्धपोत को शामिल किया गया है, तो उसमें केवल आपको याद रखना है INS कवरत्ती, बस इतना ही याद रखना है। बाकी जो अंडरलाइन किया है वो UPSC के लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्वदेश निर्मित गश्ती पोत, ठीक है, INS कनकलता बरुआ जो है तटरक्षक बल में शामिल हो गया। तो वही बात इसमें सेम क्वेश्चन जो ऊपर वाले की तरह पूछेगा कि हाल ही में स्वदेश निर्मित कौन सी गश्ती पोत को तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, तो ICGS कनकलता बरुआ, इसका नाम याद रखना है आपको। उसी प्रकार तटरक्षक बल हेतु जो है ना अपतटीय गश्ती पोत विग्रह का जलावतरण किया गया। तो विग्रह क्या है खाली इतना ही जानना है। ध्यान रखना इसमें एक चीज़ कि इसमें पहली बार किसी निजी कंपनी इसका निर्माण किया, उसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला टॉपिक है अटल टनल का लोकार्पण। तो अटल टनल के बारे में जानना है कि यह मनाली से लेह को जोड़ने वाली है, एक चीज़ जानना है। दूसरा जानना है कि 10,000 फुट की ऊंचाई पर, कितने फुट की ऊंचाई पर है ये टनल, 10,000 फीट की ऊंचाई पर। ये PCS में सब क्वेश्चन जोड़ दे के पूछता है। विश्व की सबसे लंबी हाईवे अटल टनल, इसको रोहतांग टनल ही बोलते हैं, बस इतना जानना है। और इसको कब लोकार्पण किया गया ना, 3 अक्टूबर 2020 को। इसको हर हालत में आपको जानना चाहिए। और भी जान सकते हैं कि ये लेह मनाली हाईवे पर रोहतांग दर्रे के नीचे जो है ना हिमालय के पीर पंजाल रेंज में 9.02 किलोमीटर है, इसको भी याद रखना है। कितना किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं
तो खैर इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, अंडरलाइन है तो यूपीएससी के दृष्टिकोण से होगा। अगला टॉपिक, ये कोई काम का नहीं है पीसीएस के दृष्टिकोण से। यदि हाँ जिस राज्य से दे रहे हैं और उस राज्य से यदि ऐसा कोई मान लीजिए आप झारखंड का दे रहे हैं, झारखंड से कोई इस तरह फर्जी यूनिवर्सिटी हो गया तो उसका नाम आपको जानना चाहिए, अदरवाइज ये महत्वहीन है। अब जम्मू कश्मीर में ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए वहाँ अस्थायी नागरिक होने की बाध्यता समाप्त होगी। इसको कानून, जिस कानून को बोलते हैं, इसके लिए केवल कानून का नाम रखना है, मतलब जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अधिनियम 2016, ठीक है। इसके तहत अधिसूचना जो है 27 अक्टूबर को लागू किया गया। ध्यान रखना जो कश्मीर था 26 अक्टूबर को ही भारत संघ में हरि सिंह के द्वारा विलय कराया गया था, आपको याद होगा, ये देखिए यहाँ लिखा भी है। PSLV C49 के जरिए ES01 का ये हम लोग जनवरी में, चूँकि इसके बाद जनवरी है और हम लोग पहले ही जनवरी पढ़ चुके, उसमें इसके बारे में जितने भी सेटेलाइट का परीक्षण किया वो हम लोग कर चुके हैं, इसीलिए इसको छोड़ दें। इसीलिए मेरी रणनीति रहती है कि जो सबसे लेटेस्ट होता है, यदि आपने अभी करंट अफेयर पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आपको मेरी सलाह है कि जो सबसे लेटेस्ट होगा उसको पहले पढ़ें और उसके ही अकॉर्डिंग फिर पीछे चले जाएँ आप। और यदि रेगुलर आप पढ़ रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो जैसे कि इससे पहले जनवरी का बनाया था, जिसको आप आई बटन में क्लिक करके देख भी सकते हैं, तो उसमें ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुका है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है महाराष्ट्र सीबीआई जांचों के लिए प्रदेश सहमति वापस लेने वाला 5वां राज्य बना। ये 6ठा झारखंड भी हो गया, उसको भी हम लोग जनवरी वाला में कर चुके हैं बहुत अच्छा से, आप उसको वहाँ देख सकते हैं। गोवा जो है हर घर जल वाला देश का पहला राज्य बना, केवल इतना ही जानना है। अहमदाबाद के साबरमती के रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश की पहली सी प्लेन सेवा, याद रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे, आतंकवाद के विरुद्ध अधिक कदम उठाने की आवश्यकता बताते हुए FATF ने पाकिस्तान को गिरी सूची में ही बरकरार रखा। ध्यान रखें, इसके बाद की जो सूची होती है काली सूची होती है। तो एक्चुअली इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का जो फुल फॉर्म होता है, इसी को कई बार एग्जाम इससे पहले स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, केवल इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए। और किसको हाल ही में गिरे सूची में बना कर रखा, तो पाकिस्तान को याद रखिएगा, ब्लैक लिस्ट नहीं, ध्यान रखिएगा उसको, इसके बाद की कार्रवाई होती है वो। भारत और डेनमार्क के आवासीय शिखर सम्मेलन, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि आप याद रख सकते हैं तो 1500 में, लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। भारत और श्रीलंका के बीच आभासी शिखर वार्ता, ये कोई खास इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट इसमें है 13वां संशोधन, ये देखिए यहाँ पे है, इसमें 13वें संविधान संशोधन के कारण की अपेक्षा मोदी ने श्रीलंका सरकार से की है। ये जो भारत श्रीलंका का जो द्विपक्षीय संबंध होगा उस समय जानेंगे आप। 13वें संविधान संशोधन, खाली इतना जानना है कि किस देश में 13वें संविधान संशोधन भारतीय से जुड़ा हुआ है, यानी भारतीय तमिलों के लिए जुड़ा हुआ एक है, उसमें बहुत सारे चीज़। तो 13वें संविधान संशोधन श्रीलंका के संविधान से जुड़ा हुआ है, ये भारत हमेशा उसको लागू करने की बात करता है, कभी इसको डिटेल से बताऊंगा। अगला टॉपिक है सूर्य के निकटतम ग्रह मरकरी की ओर अग्रसर अंतरिक्ष यान बेपी कोलंबो शुक्र ग्रह के निकट पहुंचा। ध्यान रखना, आपको पता होगा कि सूर्य के निकटतम ग्रह क्या है, मरकरी है, बुध बोलते हैं जिसको हम लोग। तो इसमें जो एक बेपी कोलंबो है, ठीक है, एक अंतरिक्ष यान है जो यूरोप और जापान का संयुक्त स्पेस क्राफ्ट है, दोनों का मतलब संयुक्त रूप से इसको भेजा गया है। आपको याद होगा कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी हम लोग ESA कहते हैं, जो यूरोप के लिए मैंने यूरोपीय स्पेस एजेंसी को हम लोग ESA बोलते हैं और जापानी को बोलते हैं जाक्सा बोलते हैं, ठीक है ना, जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा बोलते हैं, इन्हीं का संयुक्त ये है। तो केवल इतना जानना है कि बेपी कोलंबो क्या है, ठीक है ना, एक अंतरिक्ष यान है जो जापान और यूरोपीय एजेंसी के संयुक्त मिशन के तहत इसको भेजा गया है। नासा के ओसिरिस रेक्स यान ने बेनू एस्टेरॉयड की सतह को छूकर धूल मिट्टी के सैंपल लिए, ठीक है, ये नासा का है ना। ओसिरिस रेक्स का फुल फॉर्म आप जान लें, ठीक है, इतना ही काफ़ी है।
और आपको याद होगा कि ये मतलब अभी लाया नहीं गया है, इसको लाएगा अभी 2023 या 25 को ये आएंगे। तो केवल इतना दो चीज़ जानना है कि ये क्या है कि ओसिरिस रेक्स जो है इसको याद रखना है क्या है, ये नासा के यान है, और बेनू एस्टेरॉयड के यान एक क्षुद्र ग्रह है जहाँ से मिट्टी लाया जाएगा। बाकी जो है जितने भी चीज़ है वो पूरी तरह से यूपीएससी की इम्पोर्टेंट है, उसके लिए है, तो उस अंडरलाइन को भी यूपीएससी एग्ज़ाम देने वाले जरूर पढ़ेंगे, देखेंगे। म्यांमार को सैन्य सहायता के साथ साथ वहाँ एक तेल रिफाइनरी की स्थापना की भारत की पेशकश। इसमें देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ध्यान रखिए कि वहाँ की जो स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की, इसको कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। ये कौन है आंग सान सू, किस देश की मतलब स्टेट काउंसिलर है, जानते हैं। बहुत लंबा इसका संघर्ष रहा लोकतंत्र के लिए वहाँ पे। तो वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक राजधानी पूछा जाता है उसका, जो म्यांमार की राजधानी इसी बहाने करंट में रहा है, तो इस चीज़ को आपको जान लेना है। और मिजोरम और म्यांमार के बीच में एक जो पुल का निर्माण होगा, ये एक इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट इसकी राजधानी और आंग सान सू की का नाम याद रखना। और एक जो तीसरा है कि भारत ने एक जहाज़ दिया है प्रशिक्षण, नाम है पनडुब्बी सिंधुवीर। भारत पहला ऐसा भारत ये पहला अवसर है जब भारत ने किसी देश को पनडुब्बी दी गई है, ठीक है ना, ये पहला अवसर है। तो मैंने प्रशिक्षण के लिए उसकी नौसेना के एक बेड़े में पनडुब्बी सिंधुवीर, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, पनडुब्बी सिंधुवीर। पाकिस्तान और नेपाल जो है अभी 3 वर्ष के एक और कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र मंत्रिपरिषद के सदस्य पुनर्निर्वाचित किया गया। भारत पहले से ही है, तो इतना केवल जानना है कि पाकिस्तान और नेपाल अभी हाल ही में हुआ है, इससे ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अमेरिका ने कुछ समय पहले इसमें 18 में त्यागपत्र दे दिया था, तो अभी फिलहाल ताज़ा इसमें पूछेगा, इसकी उम्मीद कम है। अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 देशों में भारत का 94वां स्थान, जिसमें देखिए कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये पड़ोसी देशों से भी भारत की स्थिति खराब है भूख के मामले। मतलब भारत को कितना मिला है ना, 94वां स्थान मिला है 107 देशों में। ध्यान रहे इस बात को, आपको जानना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भारत जो है सीरियस कंडीशन में, मतलब अति गंभीर स्थिति में भारत को माना गया है, मतलब उसको स्थिति काफ़ी गंभीर माना जाता है। 94 रैंक। अब कितना अंक मिला है भारत को, 27 अंक आकलित किया गया, मतलब भारत के लिए जो है इसमें अंक जो है ये 87 किया गया है, ठीक है, 27.2। ये तो 27.2 आपको याद रखना है कितना अंक मिला है, और किस में है ना, सीरियस में है। यूपीएससी के लिए बाकी चीज़ है, हालांकि इसको अभी वर्तमान में 2 गैर सरकारी संगठनों जो है ना, उसके द्वारा इसको जारी किए जाते। पहले इसको इफ्री द्वारा किया जाता था, अमेरिका का वाशिंगटन से था। अब इसमें किया जा रहा है, इसमें अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड टेंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्हीं 4 पैरामीटर्स के, मतलब ये 4 आपको याद रखना है, 4 पैरामीटर्स के आधार पर बुक सूचकांक जारी किया जाता है। हालांकि यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीएस के लिए केवल इतना जानना है कि भारत सीरियस में अति गंभीर स्थिति में माना गया है, काफ़ी गंभीर स्थिति में, और भारत के लिए 94वां स्थान मिला है 107 में, और उसकी जो 27.2 जो है अंक इसमें मिला है, ये इंपॉर्टेंट भारत के लिए है। अगला टॉपिक है, भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाला फेनी पुल दिसंबर 2020 तक तैयार हो। खाली फेनी नदी पर फेनी पुल कौन है, भारत बांग्लादेश के बीच में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। ऐसे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब तैयार होगा तब देखा जाएगा। अगला टॉपिक जो है, भारतीय मूल के बेबेल राम कलावन सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं। बल केवल इतना जानना है, ये एलडीएस पार्टी के हैं, मतलब कहने का मतलब कि अभी किस देश में भारतीय मूल के भी एक राष्ट्रपति ने शपथ लिया है, तो वो सेशेल्स है। भारतीय उसका नाम क्या है, तो है ना, बेबेल राम, ठीक है, कलावन है। इतना ही जानना आपको इसके लिए ज़रूरी है। अगला टॉपिक है, भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है। तो 2+2 का मतलब क्या होता है कि भारत का विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री होगा, और स्वयं अमेरिका का होगा, इसी को 2+2 मंत्री बोलते हैं। मतलब हमारे 2 मंत्री और आपके 2 मंत्री। तो ये 2018 से चल रहा है भारत अमेरिका के बीच में। तो बस याद रखना कि 2+2 क्या है ना, भारत और अमेरिका के 2 मंत्रियों के स्तर की वार्ता है, इतना ही याद रखना है। तो भारत और अमेरिका, ये 2 चीज़ याद रखना है। भारत अमेरिकी
2+2 वार्ता का एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समझौता जो है वो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसको बेका बोलते हैं, इस पर संपन्न किया गया। इससे पहले भी लिमोआ और कोमकसा हुआ था इसको, लेकिन इम्पोर्टेंट फिलहाल बेका को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि हाल ही में बेका जो कि किन देशों के बीच में समझौता किया गया है, ये पूछ सकता है, तो बेका को याद रखना है। अगला टॉपिक है न्यूजीलैंड में संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न की लेबर पार्टी को भारी सफलता। ध्यान रखना कि न्यूजीलैंड की कौन नाम है ना, जेसिंडा अर्डर्न, ठीक है, एक महिला है 40 वर्षीय, और 24 साल के बाद जो है वहाँ स्पष्ट बहुमत मिला है। ध्यान रखना खाली न्यूजीलैंड के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है, जेसिंडा अर्डर्न, ठीक है, दूसरे कार्यकाल के निर्वाचित हुए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पीसीएस के लिए। अगला जो टॉपिक है हम देखते हैं 50 देशों में अनुसमर्थन के पश्चात परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध की संयुक्त राष्ट्र संधि 12 जनवरी 2021 से प्रभावित होगी। तो जो ये 50 देशों का जो 50वां देश जो है उसको खाली याद रखना है। बाकी ये होंडुरास था कि किस देश ने हाल ही में परमाणु संधि का अनुसमर्थन करने वाला 50वां देश है या शामिल है, उसको जानना है। बाकी यूपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो बहुत है, लेकिन होंडुरास को याद रखना है। अगला टॉपिक देखते हैं कि यूएई और बहरीन के पश्चात अब सूडान और इजराइल, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सूडान भी अब सूडान भी जो है इजराइल के साथ शांति समझौता संपन्न किया है। तो अभी हाल ही में किसने संपन्न किया है शांति समझौता इजराइल के साथ ना, सूडान को याद रखना है। केवल इतना ही याद रखना है क्योंकि ये मध्य पूर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विदेश नीति पढ़े हैं तो उस दृष्टिकोण से, तो इसीलिए इसको पीटी के लिहाज से भी याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। तो इसमें जो पहला टॉपिक है इसमें कोई खास याद करने वाली चीज़ नहीं है। ध्यान रखिए कि अभी जो कोविड के कारण जो देश में 2 बार जो गिरावट हुई है इकोनॉमी में, इन दोनों चीज़ों को हमेशा याद रखना है। आने वाले अगले कुछ एग्जामों में ये निश्चित रूप से पूछने की पूरी प्रबल संभावना है। ध्यान रखना कि -23% की गिरावट हुई थी, ठीक है। उसके बाद दूसरी तिमाही में, ये पहली तिमाही थी, दूसरी तिमाही में ये -9.8% गिरावट हुई है। तो ये दोनों टर्म को याद रखना है कि -23.9% और 9.8% गिरावट हुई, पर इससे अलावा इसमें और कुछ खास बात नहीं है। अगला रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन, इसमें भी कोई खास इम्पोर्टेंट इसमें हमको नहीं दिखा जो याद करना चाहिए। उसी प्रकार जो इम्पोर्टेंट है मैं दिखाता हूँ। हाँ, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में परिवर्तन, ध्यान रखना उसको 2016 कर दिया गया, केवल इतना जानना है। पहले जो CPI-IW जो 2001 उसका आधार वर्ष था, अब 2016 कर दिया गया है, इसी को खाली याद रखना है। उसी प्रकार अन्य टॉपिक में कोई इम्पोर्टेंट ऐसी बात नहीं है, जैसी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताता हूँ। चीनी को इसमें नहीं, चीनी का कौन सबसे बड़ा था इसको पता होगा, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा महाराष्ट्र है। खैर ये तो भूगोल का मामला है। तो इसमें ब्राज़ील के बाद जैसे चीन देश सबसे बड़ा भारत है, चीन तीसरा है। ये तो भूगोल का है और कृषि से जुड़ा हुआ चीज़ है। देश में प्रत्येक वृद्धि, इसमें कोई खास इसमें याद करने वाला नहीं है। संपत्ति कार्ड योजना जो है ग्रामीण क्षेत्र भूषण मालिक के लिए योजना चलाया गया है, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सहकारिताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, तो आयुष्मान सहकार योजना, ठीक है, कि केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कब ना, 19 अक्टूबर 2020 को। आप चाहे तो याद रख सकते हैं, ऐसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुकेश अंबानी और अडानी तो भी नंबर 1 2 छाया हुआ है, केवल इतना जानना है या नहीं जानने में ही भलाई है, ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि छोटे छोटे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में भारत जो फोर्ब्स का आकलन है सबसे अमीर व्यक्ति भारत का कौन है, तो मुकेश अंबानी, दूसरा अडानी को जान लीजिए, और कुछ नहीं है। उसको जो पत्रिका जो जारी करते उसको फोर्ब्स इंडिया कहते हैं हम लोग। एशियाई विकास बैंक वाला निकाल दे, इसमें भी यूपीएससी के लिहाज से ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्यान रहे कि जो 2020 में एशिया में सबसे अधिक विकास वृद्धि करने वाली बांग्लादेश रहा है, 5.2 के साथ सकारात्मक, याद रखना। ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं।
-23.9 और 9.6% अभी पढ़ चुके हैं। विश्व बैंक ने जैसे कि इसको बताया है कि इतना ताज़ा अनुमान किया है। ध्यान रखें, विश्व बैंक जो है हर साल अपनी जो अनुमान के लिए एक जो रिपोर्ट जारी करती है उसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। जैसे कि ये तो विश्व बैंक है, IMF जैसे इकोनॉमिक आउटलुक निकालता है, ये कितनी बार पूछ चुका है UPSC में और अन्य राज्य लोकसभा आयोग के द्वारा। तो विश्व बैंक का क्या है ना, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट और इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो IMF के द्वारा जारी होता है। ये दोनों चीज़ काफ़ी पूछा जाता है। देखिए, केरल जो है फल और सब्जियों के लिए भी जो है ना आधार मूल्य घोषित करने वाला, ठीक है ना, पहला राज्य बन गया है। अभी तो उसी के लिए भी आंदोलन किसान चल रहा है MSP के लिए, तो उस मामले में केरल का ये अनोखा है। देखिए, फिर यहाँ मिल गया हमें, IMF ने इतना के लिए जो भी है इसका देखिए, ये देखिए मैं इसी बात कर रहा था, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये अपना जो भी जारी करता हो इस रिपोर्ट से करता है। अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसके बाद एयर कंडीशनर की आयात अब प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया। इससे पहले रंगीन टीवी को भी किया गया था। तो ध्यान रखिए, अभी क्वेश्चन पूछा कि हाल ही में भारत ने किन चीज़ों पर जो है ना आयात को अब मना कर दिया गया, उसको या प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है। तो एयर कंडीशनर जितना भी AC वगैरह इस तरह का है सबको अब आयात नहीं कर सकते हैं, जो देश में बनेगा उसी को मान्य होगा। अन्य महत्वपूर्ण में जो है देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं हेतु विशेष रूप से सुसज्जित बोइंग 777-300ER विमान, इन्हें जो है ना एयर 1 भी कहा गया है, ठीक है, एयर इंडिया 1 नाम दिया गया है। ये अमेरिका की बोइंग कंपनी से खरीदा गया, VVIP के लिए जो है इस्तेमाल होगा। तो केवल इसको इतना जानना है कि विशेष रूप से सुसज्जित बोइंग 777-300ER विमान, इसको जानना आपको चाहिए। हाल ही में लद्दाख की लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इसमें भाजपा को मिला है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम नवीनतम सामान्य ज्ञान पर बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है बार्क है, सब संक्षेप में इसका आपको फुल फॉर्म जान लेना है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसका काम क्या है कि टेलीविज़न के प्रसारणकर्ता, विज्ञापनदाता और मीडिया एजेंसियों का एक संयुक्त उपक्रम है। ये काम करता है, TRP का निर्धारण करता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स का ये करता है। इसमें ऑडियो वाटर मार्किंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सहारा लिया जाता है, यह इस्तेमाल करता है। केवल बार्क बहुत चर्चा में, अभी आप देख रहे होंगे आप पूरा महाराष्ट्र में ये बार्क पर कितने लोग जेल चले गए हैं। तो उसके बाद विशाल B शर्मा, इसको PCS के लिए जानना है कि यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के जो निदेशक मंडल भारत की ओर नामित किया गया है। समीर खरे को एशियाई विकास बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। और उसी प्रकार से संजय अग्रवाल को PDFC खरी, दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन बन गए हैं। M राजेश्वर राव भारतीय रिजर्व बैंक के जो चौथे डिप्टी गवर्नर है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राज किरण राय भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन, नए IBA के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। केवल इसका नाम जानना है किसके लिए बनाया गया है। 2-4 बार देखने से, फोटो देखने से और प्रतियोगिता दर्पण में इसी तरह से देखते रहने से आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। कई बार देखना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। अगला हम देखते हैं पुरस्कार सम्मान में। तो हर्षपति सिंघानिया को जो है आयमा के नए अध्यक्ष बनाया गया है। मनोज भारती को इंडोनेशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नंदनी सिंगला को जो मॉरिशस में, जबकि तमिलनाडु को स्वीडन में राजदूत नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, मिलान चिन्ह पूछ सकता है। रतन टाटा को, जो एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है, ये रतन टाटा है, इसको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र शासन का लता मंगेशकर पुरस्कार है, ये कितने जानना है, मतलब कि लता मंगेशकर पुरस्कार लिखित किस राज्य के द्वारा जारी किया जाता है। तो महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस तरह पूछ देगा। तो केवल महाराष्ट्र सरकार जानना है, ठीक है। और ये राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है ना, ईरान की जो है नसरीन सोतोडेह को दिया गया है। केवल इतना याद रख सकते हैं, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, केवल इतना ही जानना है। अब है कि नोबेल पुरस्कार जो बहुत इंपॉर्टेंट आप जानते हैं, तो नोबेल शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी को जो पुरस्कारों की जो घोषणा स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में किया जाता है।
है ना। और शांति की जो नोबेल पुरस्कार है ओस्लो में किया जाता है, नॉर्वे की राजधानी है, और सबका वितरण 10 दिसंबर को जो है उनकी अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। खैर अभी हम लोग बात करेंगे चिकित्सा विज्ञान का जो नोबेल इस साल किसको मिला है। तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे जे आल्टर व चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश वैज्ञानिक मिशेल ह्यूटन, इनका फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ये है। और इसको क्यों मिला है ना, यह पुरस्कार उनको जानलेवा हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। तो इसमें 3 वैज्ञानिकों को, खास करके ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, जर्मनी के रिनहार्ड गेंजल और अमेरिका के एंड्रिया गेज को दिया गया है। इसमें जो पेनरोज को अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत के आधार पर ब्लैक होल्स के निर्माण का पता करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स तैयार करने के लिए दिया गया है, और गेंजल और गेज को जो है ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने के लिए पुरस्कार दिया गया। उनका कहना था कि ब्रह्मांड के केंद्र में कोई एक अदृश्य भारी जो है तत्व है, जो जितने भी सितारे हैं, तारे वगैरह देखते हैं, उसको एक संचालित करता है। तो इन दोनों को दिया गया है इसके लिए, मतलब कि किन को दिया गया और किस लिए दिया गया, ये आपको हर हालत में जानना है। यही नोबेल पुरस्कार की खासियत होती है, इन तीनों को मिला है भौतिकी का। अगला रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देखते हैं किसे मिला है। तो रसायन विज्ञान का जो पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना पुरुषों के 2 महिलाओं को दिया गया है। इसमें 2 महिला वैज्ञानिकों में अमेरिकी बायोकेमिस्ट जेनिफर ए डन्ना और फ्रांसीसी मूल की जो है एमैनुअल शारपेंतियर को दिया गया है, ठीक है। इनको ये पुरस्कार जो है जीनोम एडिटिंग की एक रीति विकसित करने के लिए दिया गया है, ठीक है, जिसको CRISPR Cas9 नाम दिया गया है इस प्रौद्योगिकी को। इसको जेनेटिक फीचर्स का भी नाम दिया गया है। इसमें सबसे फ़ायदा ये होगा कि यह जानवरों, पौधों और सूक्ष्मजीवों के DNA को भी बदल सकता है या बदला जा सकता है। इससे कैंसर के उपचार में लाभ होगा, या आनुवांशिक जो विरासत में मिली बीमारियाँ होती है तो उनके इलाज के लिए भी इसमें बहुत मदद मिलेगा आने वाले समय में। अब देखना है कि ये कब इस पर हमें उसका लाभ मिलता है। अगला है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का जो है भूख के विरुद्ध संघर्ष रही एक संस्था का आप नाम जानते हैं, विश्व खाद्य संगठन WFO, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP सॉरी, पर उनको रोम में इसका कार्यालय स्थित है। ये कई बार पूछा गया इसका कार्यालय कहाँ है, तो रोम में है। तो उसको दिया गया है इसको, मतलब युद्ध प्रभावित क्षेत्र में शांति की स्थापना, तो युद्ध के हथियार और भूख के उपयोग को रोकने के लिए WFP को जो भी है भूख के लिए दिया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं कि साहित्य के लिए किसको दिया गया है। तो साहित्य के लिए जो अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लक को दिया गया है, उनकी काव्यात्मक आवाज़ के लिए दिया गया है, ठीक है। किसको? अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लक को दिया गया है। अब हम अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र के जो नोबेल पुरस्कार है इसमें 2 लोगों को पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। ये नीलामी के सिद्धांत में सुधार लाने व इसके लिए नए प्रारूप बनाने के लिए जिसको दिया गया है ये पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि निधन पर जो क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो निधन पर जैसे रामविलास पासवान है, इसके ऊपर निधन हो गया 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी गठन उन्होंने किया था। किसका भी निधन हुआ है, कौन ऐसा पूर्व मंत्री रहा है जिसने 6 प्रधानमंत्रियों के काल में काम किया है, तो ये रामविलास पासवान थे। ये 6 प्रधानमंत्री वाला केस जानना है, या कितने ही के साथ काम किया है। अश्विनी कुमार जानते हैं कि अभी सुसाइड कर लिए थे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शोभा नायडू जो है ये भी इनका निधन हो गया पद्मश्री, ये भी कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने स्टेट जॉन रीड में भी जाने माने क्रिकेटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस देश का ये जानना है ना। कार्लटन चैंपियन जो भारतीय पूर्व कप्तान है, कोई खास नहीं। केशुभाई पटेल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री है, आप जानते हैं, ये भी कोई खास कि इन्होंने दक्षिण के सैमसंग के चेयरमैन हैं, करने देना कोई खास नहीं है। इसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। 7 अक्टूबर को कोई खास नहीं है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस है, क्योंकि इसको 2009 में ही घोषित किया गया, इसीलिए इम्पोर्टेंट थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन अभी जस्ट ताज़ा नहीं है, इसीलिए कोई खास ये मायना नहीं रखता है, ठीक है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट कोई चीज़ होगा तो मैं देखता हूँ कि भारत में ठीक है, एक बार पूछा भी जा चुका है, लेकिन अभी ताज़ा चीज़ नहीं है ये।
तो ये भी कोई खास नहीं है। पुस्तकों के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया था कि पुस्तक जितने हैं उसको आपको जाना है, किसी भी रूप में किसी का भी पूछ सकता है, खासकर शशि थरूर तो किताब आते रहता है, आप जानते हैं। तो पुस्तक जो लिखा है, जिसने लिखा है उसको आपको जाना है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट और बहुत कौन कम है इसको आप डिसाइड नहीं कर सकते। NHO 920 जो है केवल 75 दिन में तैयार होने वाली प्याज की नई किस्म है। तो NHO 920 क्या है ना, प्याज की एक नई किस्म है, इतना ही केवल याद रखना है। उसी प्रकार RBG 205, ठीक है ना, ये भी एक सूखे चने में भी हरे चने के स्वाद देने वाले चना की एक नई किस्म है, RBG 5। इसको नाम दिया गया है राज्य विजय ग्राम, RBG 205, केवल इतना ही जानना है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, राजमाता विजय सिंधिया, ये बीजेपी के लिए या जनसंघ के लिए काम कर चुके, उसके लिए भी 75 रुपये का डाक सिक्का जारी किया गया है। ये पूछ सकता है, खास करके MP PCS जैसे एग्जाम के लिए पूछ सकता है। और अगला जो है भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसको बोगो सागर कहा गया है। तो बोगो सागर क्या है, भारत बांग्लादेश का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, केवल इतना जानना है। इससे पहले पहला एक्सरसाइज हो चुका है बंगाली खाड़ी में 2019 में, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब राज्य समाचार में कुछ देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति किया है, तो ये केवल प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए लाया गया था अक्टूबर में, केवल इतना ही जानना है ना। उसके बाद उत्तराखंड में कोई खास नहीं। उसके बाद प्रदूषण के अध्यादेश के जरिए जो भी है, तो दिल्ली एनसीआर ने वायु प्रदूषण नियंत्रण तो अध्यादेश आयोग के गठन, तो इसमें क्या जो करा दिया था केंद्र सरकार ने जो है, उसका नाम है उस अध्यादेश का कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑर्डिनेंस 2020। किसी लिए है ना, ये तो नाम ही से पता चल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो बहुत जुर्माना रखा गया है, कोई खास ऐसे पूछने की उम्मीद हमको तो नहीं लगता है। अगला हम देखते हैं इसमें, अब हम खेल कूद पर देखते हैं। तो सबसे पहला एथलेटिक्स में देखते हैं, आदित्य सुमरीवाला है। तो 4 वर्ष के लगातार तीसरे कार्यकाल के हेतु उसके महासंघ के नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं तो रखना है। टेनिस में राफेल नडाल को तो आप जान ही रहे हैं कि रिकॉर्ड 13वां खिताब जीता है। ठीक है, तो ये जो राफेल नडाल है, इसने किसको हराया है, नोवाक जोकोविच को सर्बिया के मिला है, या राफेल नडाल कहाँ के है, स्पेन के, इतना ही जानना है और कुछ खास नहीं है। ध्यान रखिए, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है विजेता राफेल नडाल ही है। उसके अलावा महिला एकल में, जुगल में, महिला जुगल में, पुरुष जुगल में जो विजेता रहा है उसको चाहे तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता है कि है, लेकिन कई बार पूछता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरोपीय ओपन 2020, इसमें कौन जीता क्या नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि इसमें जुगल खिताब जो है उसमें जिसने भी जीता है उसका नाम आपको एग्जाम में यदि कभी क्वेश्चन पूछेगा तो लिख देगा कि निम्नलिखित में यूरोपियन ओपन चैंपियनशिप में युगल खिताब जीतने वाले जॉन पियर्स और माइकल विनस की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने फाइनल में किसे हराया है। तो बस उसको याद रखना, रोहन बोपन्ना भारत और मालवे मिडिल कूप नीदरलैंड की जोड़ी को, इतना ही जानना है। डेनमार्क ओपन कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद वनडे कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। एशियाई नेशन क्षेत्रीय ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने फाइनल में इंडोनेशिया को हरा कर स्वर्ण जीता है। पुरुष वर्ग में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर भारतीय टीम रजत जीता है। कोई खास इम्पोर्टेंट फिर भी नहीं है। इस प्रकार से प्रतियोगिता दर्पण अब समाप्त हो गया है, और इस तरह से हर प्रतियोगिता दर्पण पर करने की मेरी कोशिश होगी। पिछला अच्छा रिस्पांस रहा इसलिए दोबारा वीडियो बनाया। यदि इसको भी रिस्पांस अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से जो 1 साल का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसको इसी तरह से 1-1 घंटा के वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको कर करके। और चूंकि मेरा ये PCS का फोकस है इसलिए उसी ढंग से पढ़ा रहा हूँ। बाकी जो पूरे अंडरलाइन किया हुआ है जिसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ वही UPSC के लिए इम्पोर्टेंट है। तो खैर इसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अगला वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि आपको अधिकतम लाभ मिले और करंट अफेयर नाम से कोई चीज़ डर ना रहे और आप उसका अधिकतम लाभ ले सके। यदि इस अंदाज में आप पढ़ते हैं जो बेहद कम है, आप खुद देख रहे होंगे कि पूरे करंट अफेयर का एक मासिक प्रतियोगिता दर्पण में मुश्किल से 100 फैक्ट भी ठीक से याद नहीं करना है। मतलब देखा जाए तो करने का मतलब है कि मात्र 2% भी ठीक से याद नहीं करना है। तो ये आसान होगा आपके पढ़ने के लिए। 2-4 घंटे में आप स्टडी कर सकते हैं, बार बार रिवाइज करके इसको याद कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि करंट अफेयर में आपको मैं फिर से कहता हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण PCS के लिए वरदान है, उसे आप अच्छा से पढ़ें।
आपके अच्छे रिस्पॉन्स अगले वीडियो के लिए हमको प्रेरित करेगा। तब तक के लिए नया वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।